सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की एक बेहद ताज़ा और ज़रूरी प्रेस विज्ञप्ति है। ये विज्ञप्ति श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 239वीं बैठक के बारे में है। और आज का हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि सरकारी फाइलें, बोर्ड मीटिंग्स और उनमें लिए गए फैसले बस बंद कमरों तक सीमित रहते हैं, जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। सही बात है, लेकिन आज की चर्चा इस बात पर प्रकाश डालेगी कि कैसे ये बड़े प्रशासनिक और वित्तीय फैसले एक आम नौकरी पेशा इंसान के रिटायरमेंट फंड और रोजमर्रा की चुनौतियों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ शुरुआत में ही दो सबसे बड़े पहलुओं की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। पहली बड़ी खबर यह है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर 8.25% की शानदार ब्याज दर की सिफारिश की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और दूसरी एक बेहद व्यावहारिक बदलाव लाया जा रहा है, जहां पुराने बंद पड़े PF खातों से पैसे अपने आप सीधे बैंक खाते में आ जाएंगे, मतलब बिना कोई फॉर्म भरे। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा विस्तार से समझते हैं। ये दोनों ही घोषणाएं अपने आप में काफी अहम है। मैं कहूंगी कि खासकर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखना, वो भी एक ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में इतनी अनिश्चितताएं हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एकदम सही। तूफान आया हुआ है, लेकिन इस तूफान के बीच EPFO एक ऐसे मजबूत जहाज की तरह है जो लगातार सही दिशा में बढ़ रहा है। 8.25% का रिटर्न कोई छोटी बात तो है नहीं। आखिर EPFO ये कर कैसे पा रहा है? क्या ये बहुत ज्यादा जोखिम लेने का नतीजा है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई जादुई छड़ी या अंधाधुंध जोखिम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक बेहद कड़े और वैज्ञानिक वित्तीय अनुशासन का नतीजा है। EPFO ने अपने निवेश के तरीकों में समय के साथ जो सुधार किए हैं, ये उसी का परिणाम है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो EPFO सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं रखता। डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। उन्होंने ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश का एक बहुत ही संतुलित तरीका अपनाया है। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर। जो लोग वित्तीय बाजार की बहुत गहराई नहीं जानते, उनके लिए इस ETF और लिक्विड म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन को हम कैसे समझा सकते हैं? देखिए, ETF का मतलब है कि पैसा शेयर बाजार की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों के समूह में लगाया जा रहा है, जिससे लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा मिलता है। सही कहा। लेकिन EPFO को रोजाना लाखों दावों यानी क्लेम का निपटारा भी करना होता है। बिल्कुल। जिसके लिए तुरंत नकद राशि चाहिए होती है। यहीं काम आते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड या LMF। लिक्विड फंड्स वो निवेश हैं जहां पैसा सुरक्षित भी रहता है, उस पर थोड़ा रिटर्न भी मिलता है और जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत बैंक खाते की तरह निकाला भी जा सकता है, ताकि किसी भी कर्मचारी का क्लेम रोके नहीं। ये तो बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। मतलब मुनाफा भी कमाना है और तरलता भी बनाए रखनी है। लेकिन इस पूरे फंड का आकार कितना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आंकड़ा वाकई ध्यान देने योग्य है। मार्च 2025 तक EPFO का कुल कॉर्पस यानी कुल कोष 28.34 लाख करोड़ रुपए के विशाल स्तर को पार कर चुका है। बाप रे, 28 लाख करोड़ से ज्यादा? हाँ, इतने बड़े फंड को सुरक्षित रखने और उस पर लगातार अच्छा रिटर्न देने के लिए बोर्ड ने निवेश के लिए नए और बेहद सख्त SOP मंजूर किए हैं। इसमें एनुअल SIP का तरीका अपनाया गया है। यानी जैसे एक आम इंसान हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा SIP में डालता है, वैसे ही EPFO भी एक साथ पैसा डालने के बजाय उसे बांटकर निवेश करता है, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम हो। सटीक विश्लेषण। इसके साथ ही एक इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग सेल या IMC भी बनाई गई है। आप इसे EPFO के फंड्स का एक डेडिकेटेड फिटनेस कोच मान सकते हैं। फिटनेस कोच, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, जो लगातार इस बात पर नजर रखता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और उसका प्रदर्शन कैसा है। ये वित्तीय अनुशासन वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन अब मैं उस बदलाव की ओर आना चाहूंगा जो सीधे तौर पर एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है, वो ऑटो सेटलमेंट पायलट प्रोजेक्ट। ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। सबसे पहले इनऑपरेटिव अकाउंट यानी निष्क्रिय खातों का मतलब स्पष्ट कर देते हैं।
ये वो खाते हैं जिनमें सदस्य के 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने या रिटायरमेंट होने के 3 साल बाद तक कोई पैसा जमा नहीं हुआ है। इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने आज से 10 साल पहले किसी कॉल सेंटर में अपनी पहली नौकरी की थी। ठीक है। वहां सिर्फ 4 महीने रहा और फिर पढ़ाई या किसी और काम के लिए नौकरी छोड़ दी। उस खाते में शायद 800 रुपए पड़े होंगे। आज उस 800 रुपए को निकालने के लिए पुराने एम्प्लॉयर के पास जाना, फॉर्म भरना, यूएन लिंक करना, इस पूरी कागजी कार्रवाई में तो उस व्यक्ति का जो समय और पैसा खर्च होगा वो शायद उस 800 रुपए से कहीं ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। और नतीजा ये होता है कि लोग ऐसे छोटे खातों को बस भूल जाते हैं। ये बहुत ही आम स्थिति है। बहुत से लोगों के छोटे छोटे अमाउंट पीएफ में पड़े रह जाते हैं। तो क्या अब सरकार बिना मांगे ये पैसा लौटा रही है? यही इस नए फैसले की सबसे बड़ी खासियत है। बोर्ड ने फैसला किया है कि पहले चरण में ये पायलट प्रोजेक्ट उन निष्क्रिय खातों पर लागू होगा जिनमें 1000 रुपए या उससे कम की राशि पड़ी है। ओहो। आंकड़ों के अनुसार ये लगभग 1.33 लाख ऐसे खातों को कवर करेगा जिनमें कुल मिलाकर 5.68 करोड़ रुपए की राशि पड़ी हुई है। यहाँ एक तकनीकी शंका मेरे मन में आ रही है। अगर सिस्टम खुद पैसा भेज रहा है तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि पैसा सही व्यक्ति के पास ही जा रहा है? किसी गलत खाते में चला गया तो? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये पैसा किसी भी रैंडम खाते में नहीं जाएगा। ये केवल उन्हीं खातों के लिए काम करेगा जहां सदस्य का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से पूरी तरह लिंक और वेरीफाइड है। मतलब केवाईसी पूरी होनी चाहिए। हाँ, इससे ये पक्का हो जाता है कि पैसा सीधे असली हकदार के हाथ में ही पहुंचेगा। ये गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया प्रोएक्टिव मॉडल है, जहां नागरिक को सरकार के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बल्कि सरकार खुद तकनीक का इस्तेमाल करके नागरिक तक पहुंच रही है। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। अगर ये 1000 रुपए वाला पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो जाहिर है इसे बड़ी राशियों के लिए भी लागू किया जा सकता है। चलिए आम कर्मचारियों की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति में कंपनियों और ट्रस्टों के लिए भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। हाँ, एमनेस्टी स्कीम वाला हिस्सा। जी, खासकर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों यानी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट के लिए लाई गई है एमनेस्टी स्कीम। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका है। माफी योजना का मतलब तो ये हुआ कि उन कंपनियों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। क्या ये उन कंपनियों के साथ नाइंसाफी नहीं है जो हमेशा नियमों पर चलती हैं? ये एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें इन एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स की कार्य प्रणाली को समझना होगा। बताइए। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए एक सरकारी कैंटीन है जहां हर कर्मचारी को खाना मिलता है, लेकिन एक बड़ी कंपनी कहती है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए खुद की एक प्राइवेट कैंटीन चलाएगी जो सरकारी कैंटीन से भी बेहतर होगी। अच्छा। सरकार कहती है ठीक है, लेकिन आपको हमारी न्यूट्रिशन गाइडलाइंस माननी होंगी। यानी कंपनी अपना पीएफ ट्रस्ट खुद चलाएगी, लेकिन ईपीएफओ के नियमों के तहत। सही कहा। अब होता यह है कि कुछ इनकम टैक्स से मान्यता प्राप्त ट्रस्ट ऐसे थे जो कर्मचारियों को पीएफ का पूरा फायदा दे तो रहे थे, जैसे 8.25% या उससे ज्यादा ब्याज। लेकिन ईपीएफ कानून के तहत औपचारिक छूट लेने में कागजी कार्रवाई या किसी तकनीकी देरी की वजह से पिछड़ गए। अब कानूनन उन पर भारी जुर्माना और ब्याज लग जाता है। ओहो, तो ये माफी योजना उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कर्मचारियों का पैसा चुराया या कम दिया। बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके लिए है जिनसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी हुई। एकदम सही। मुख्य शर्त यही है कि इन ट्रस्टों ने अपने कर्मचारियों को पहले से ही वैधानिक योजना के बराबर या उससे बेहतर लाभ दिए हों। अगर कर्मचारी का कोई नुकसान नहीं हुआ है तो सिर्फ तकनीकी देरी के लिए कंपनियों को बरसों तक मुकदमों में उलझाए रखने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। इसलिए 6 महीने की ये वन टाइम एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। इसके तहत जुर्माना और डैमेज माफ कर दिया जाएगा। इस दृष्टिकोण का व्यवहारिक असर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि लगभग 100 से अधिक सक्रिय कानूनी विवाद तुरंत सुलझ जाएंगे। इससे अदालतों का कीमती समय बचेगा, ईपीएफओ के संसाधनों की बचत होगी और सबसे बड़ी बात, उन ट्रस्टों से जुड़े हजारों कर्मचारियों के हितों की रक्षा बिना किसी कानूनी अड़चन के हो सकेगी। ये विवादों में उलझे रहने से बेहतर एक समाधान केंद्रित रास्ता है। इसी से जुड़ा एक और बिंदु है नियमों का सरलीकरण। मैंने पढ़ा कि ईपीएफ छूट से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए एसओपी में भी भारी बदलाव किए गए हैं। हाँ, सिस्टम के आधुनिकीकरण पर बहुत गहराई से काम हो रहा है।
पहले ईपीएफ छूट से जुड़े 4 अलग-अलग पुराने नियम और मैनुअल हुआ करते थे। अब कल्पना कीजिए कि किसी कंपनी को अपना ऑडिट करवाना है और उसे 4 अलग-अलग मोटी किताबों के नियमों से गुजरना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल काम है। अब उन सबको मिलाकर एक नया, सरल और पूरी तरह से डिजिटल एसओपी बना दिया गया है। इससे तो ऑडिट और फंड ट्रांसफर जैसी चीजें पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएंगी। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीनी स्तर पर लागू करने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुरूप नए ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई नियम भी तैयार किए गए हैं, जिन्हें 2026 संस्करण कहा जा रहा है। जी हाँ। ये नया 2026 संस्करण क्यों जरूरी था? देखिए, जब भी देश का बुनियादी लेबर कानून बदलता है, जैसे कि नया लेबर कोड आया है, तो पुराने नियमों को एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह नए कोड के साथ सिंक करना पड़ता है, ताकि कल को कोई कानूनी विरोधाभास पैदा ना हो। और पीएफ पेंशन और बीमा का प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहे। अब तक की हमारी बातचीत से ये तो साफ है कि ईपीएफओ बहुत तेजी से अपनी कार्यप्रणाली बदल रहा है। लेकिन इस बदलाव का दायरा और पैमाना कितना विशाल है, इसका अंदाजा 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के कुछ चौंका देने वाले आंकड़ों से लगता है। वे आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। जरा इन नंबरों पर गौर करें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ईपीएफओ में कुल 3,35,628 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान आया है। 1.22 करोड़ से अधिक नए सदस्य सिस्टम से जुड़े हैं और 6 करोड़ से अधिक दावों का निपटारा किया गया है। ये स्तर कल्पना से परे है। इतने विशाल स्तर पर काम करने का मतलब है कि भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। कैसी चुनौती? इतने बड़े सिस्टम को, करोड़ों दावों को और हर साल जुड़ने वाले 1 करोड़ से ज्यादा नए सदस्यों को सुचारू रूप से संभालने के लिए एक बहुत ही सक्षम और पर्याप्त कार्यबल की आवश्यकता होती है। अगर कर्मचारी कम होंगे तो जाहिर है क्लेम सेटलमेंट में देरी होगी। और शायद इसलिए बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब से ईपीएफओ में भर्ती और प्रमोशन की परीक्षाओं के लिए आईबीपीएस को मंजूरी दी गई है। ये वही संस्था है जो देश भर में बैंकों की परीक्षाएं आयोजित करती है। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। आईबीपीएस अपनी पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और समयबद्ध परीक्षा प्रणाली के लिए पूरे देश में जाना जाता है। ईपीएफओ को अपनी खाली कुर्सियों को जल्द से जल्द योग्य लोगों से भरने की जरूरत है। आईबीपीएस के आने से ये प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी। और अंततः इसका फायदा किसे मिलेगा? उसे आम कर्मचारी को, जिसका पीएफ क्लेम कर्मचारियों की कमी के कारण अटका रहता था। अभी जिक्र है जो भू राजनीतिक और आर्थिक दोनों नजरों से बहुत दिलचस्प है। 24 जुलाई 2025 को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी डीसीसी समझौता है, जिस पर सीईटीए के हिस्से के रूप में बातचीत हुई है। भारत ने अब तक 22 देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते किए हैं, लेकिन ये यूके के साथ हुआ समझौता बहुत ही खास है। मैं इसे एक आम भारतीय प्रोफेशनल के नजरिए से समझना चाहता हूँ। मान लीजिए एक भारतीय आईटी प्रोफेशनल राहुल 2 साल के एक प्रोजेक्ट के लिए अपनी कंपनी की तरफ से लंदन जाता है। इस समझौते से पहले राहुल की स्थिति क्या थी और अब क्या बदलाव आएगा? बहुत ही उम्दा उदाहरण है। इस समझौते से पहले अगर राहुल लंदन जाता तो यूके सरकार उसके वेतन से अपना सामाजिक सुरक्षा कर काटती। ठीक है। को दोनों देशों में पैसा देना पड़ता। बाप रे। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि राहुल शायद यूके की पेंशन का हकदार बनने के लिए वहां पर्याप्त वर्षों तक रुके ही नहीं, तो उसका यूके में कटा हुआ वो पैसा एक तरह से डूब जाता। मतलब दोहरा नुकसान। कंपनी का भी खर्च बढ़ गया और राहुल की टेक होम सैलरी भी कम हो गई। अब डीसीसी समझौते के बाद ये दोहरा खर्च पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। राहुल केवल अपने गृह देश यानी भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र में योगदान देना जारी रख सकता है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, राहुल का पैसा बचेगा। दूसरा, भारतीय टैलेंट और आईटी कंपनियों के लिए विदेश में काम करने की लागत काफी कम हो जाएगी, जिससे वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा में भारी उछाल आएगा। ये तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। तो चाहे बात लंदन में बैठे किसी भारतीय प्रोफेशनल का पैसा बचाने की हो या भारत में किसी कर्मचारी को छोटी सी राशि वापस लौटाने की, पैटर्न साफ है। सिस्टम को लचीला और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है। हमने इस चर्चा में कई बड़े सुधारों को कवर किया है, लेकिन 2024-25 में कुछ और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे जिनका संक्षेप में जिक्र करना जरूरी है, जैसे कि ईपीएस के नए नियम।
हाँ, पहले ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना से पैसा निकालने के लिए कम से कम 6 महीने की सेवा अनिवार्य होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 1 महीने के योगदान के बाद भी निकासी की सुविधा दे दी गई है। आज के समय में जहां बहुत से लोग कम अवधि के कॉन्ट्रैक्ट या गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि पेंशनरों के लिए फेशियल ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा शुरू की गई है। यह तकनीक का एक और बेहतरीन उपयोग है। बुजुर्ग पेंशनरों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए बैंक या ईपीएफओ ऑफिस जाने में बहुत शारीरिक कष्ट होता था। अब वो घर बैठे अपने मोबाइल कैमरे से चेहरे की पहचान के जरिए ये काम कर सकते हैं। और जीवन बीमा के मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। ईपीएफओ के तहत जो ईडीएलआई योजना है, उसके तहत मिलने वाले लाभ को बढ़ाकर अब न्यूनतम 2.5 लाख रुपए से अधिकतम 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यह पूरी तरह से एम्प्लॉयर द्वारा वित्त पोषित योजना है, जो किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के मुश्किल समय में उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा बनती है। अगर हम इन सभी फैसलों, चाहे वो ऑटो सेटलमेंट हो, एमनेस्टी स्कीम हो या फेशियल ऑथेंटिकेशन हो, इन सब को एक साथ रखकर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासनिक मानसिकता में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो एक बात जो सबसे स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है वो ये है कि ईपीएफओ अब केवल एक पारंपरिक धूल भरी फाइलों वाला सरकारी विभाग नहीं रह गया है। सही कहा। ये तेजी से एक आधुनिक डेटा संचालित और प्रोएक्टिव वित्तीय संस्था का रूप ले रहा है। 8.25% का सुरक्षित ब्याज देना, एमनेस्टी स्कीम लाना, यूके के साथ समझौता करना और आईबीपीएस के जरिए तेज भर्तियां करना, ये सभी कदम प्रक्रियाओं की देरी को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तकनीक और सही नीयत का ऐसा मिला जुला इस्तेमाल सिर्फ काम को आसान नहीं बनाता, बल्कि ये आम जनता का व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत करता है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। और इसी भरोसे और तकनीक की बात करते हुए मैं आज की चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए यहाँ एक विचार रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज ईपीएफओ 1,000 रुपये वाले छोटे और सालों से बंद पड़े खातों के लाभार्थियों को तकनीक के जरिए अपने आप खोजकर बिना किसी फॉर्म के उनका पैसा उनके बैंक खाते में लौटाने का जो पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है, ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। अगर ये प्रयोग पूरी तरह सफल होता है तो क्या भविष्य में यही तकनीक देश के सभी बैंकों, जीवन बीमा कंपनियों, पोस्ट ऑफिस और अन्य सरकारी क्षेत्रों में पड़े उन हजारों करोड़ों रुपए के लावारिस फंड को उनके असली हकदारों तक पहुंचाने का ब्लूप्रिंट बन सकती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां किसी को अपने ही पैसे पाने के लिए कागजों के पुलिंदे साबित नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि सिस्टम खुद डेटा का इस्तेमाल करके असली हकदार को खोज निकालेगा? ये एक ऐसा अहम सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस बेहद जानकारीपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।